हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में। जैसलमेर यात्रा के पिछले भाग में अपन ने जैसलमेर के किले में जो दर्शनीय स्थल हैं या फिर जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अपनी इस यात्रा में अपन जैसलमेर के किले में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, किसी भी किले में जो सबसे प्रमुख घटना मानी जाती है वो घटना साके की घटना मानी जाती है। तो इसके बारे में आज अपन इस यात्रा में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो जैसलमेर का किला है इसके अंदर 3 साके हुए हैं, या फिर मैं ये कहूं कि इसके अंदर 2.5 साके हुए हैं। तो उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसलमेर के किले के साकों के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साका एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, पुराने समय में क्या होता था, जब भी कोई आक्रमणकारी जब किसी किले पर आक्रमण करता था तो किले के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते थे। तो जिसने आक्रमण किया होता था वह उस किले के बाहर घेरा लगा के बैठ जाता था। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि जो किले के अंदर अनाज वगैरह की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती थी, पानी वगैरह के जो साधन होते थे वो सीमित होते थे, तो वो खत्म हो जाते थे। इस कंडीशन में होता क्या था कि जब तक वो राशन वगैरह चल रहा है तब तक तो वो निर्वाह कर लेते थे अपना जीवन यापन, लेकिन उसके बाद में जब वो खत्म हो जाता था, यानी वो जो राशन वगैरह खत्म हो जाता था, तो उस कंडीशन में होता क्या था कि युद्ध लड़ना जो किले के अंदर जो सैनिक है या फिर किले के अंदर जो शासक है उसकी मजबूरी हो जाती थी। इस कंडीशन में किले के दरवाजे खोले जाते थे और वो युद्ध कर लिया करते थे। उसके बाद में जिसकी भी हार होनी थी वो हार चुके होते थे, या फिर जिसकी जीत होनी थी वो जीत चुके होते थे। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण करना शुरू किया, इस कंडीशन में युद्ध जीतने के बाद में उन मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो पहला टारगेट होता था वह टारगेट महिलाएं और बच्चे हुआ करते थे। वो महिलाओं को उठाकर ले जाते थे, उनको अपने हरम में रखेल बनाकर रख लेते थे या फिर उनको बेच दिया करते थे। किसी महिला को रखेल बना लेना या फिर उनको बेच दिया जाना किसी महिला के लिए बहुत ही बुरी स्थिति होती थी। इस कंडीशन से बचने के लिए बाद में साके की प्रोसेस आई। देखिए, जो साका होता है इसके अंतर्गत 2 प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस होती है जोहर की और दूसरी प्रोसेस होती है केसरिया की। तो अपन जोहर की बात कर लेते हैं। जोहर में क्या होता था कि जब पुरुष युद्ध लड़ने के लिए जाते थे उनके सामने हार के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। इस कंडीशन में जो महिलाएं हैं वह जोहर करती थी। जोहर का मतलब होता है कि वो अग्नि स्नान किया करती थी, स्वयं को अग्नि के हवाले करके आत्मदाह कर लेती थी, ताकि उनका जो शरीर है वो मृत्यु के पश्चात भी दुश्मन के हाथ ना लगे, उनके साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना हो पाए। ये जो प्रोसेस होती थी इसको जोहर बोला जाता था, जिसमें महिलाएं आत्मदाह कर लेती थी, अग्नि स्नान कर लेती थी। उसके बाद आता है केसरिया। जब जोहर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती थी, इसके बाद में जो पुरुष होते हैं वो केसरिया वस्त्र धारण करके किले का दरवाजा खोलते थे। इसके बाद वो सामने वाली दुश्मन सेना से युद्ध करने के लिए जाते थे। इस कंडीशन में जो योद्धा होते थे जो केसरिया कर रहे होते थे उनके दिमाग में सिर्फ 2 ही चीजें चल रही होती थी। पहले तो ये कि भाई जिस दुश्मन सेना ने अटैक किया है या फिर जिस दुश्मन सेना ने आक्रमण किया है उनकी वजह से उनकी जो मातृभूमि है, उनका जो स्थान है वह उनके हाथ से चला जाएगा। और दूसरी बात उनके दिमाग में ये चल रही होती थी कि ये जो दुश्मन है इसकी वजह से इनका जो पूरा परिवार है, इनकी जो पत्नी है, इनके जो बच्चे हैं वो अग्नि के हवाले हो गए, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद इनके पीछे कुछ बचा नहीं, तो इनका एक ही टारगेट होता था इस कंडीशन में कि जो दुश्मन सेना है उसको अधिक से अधिक हानि पहुंचाई जाए। इसमें इनकी हार निश्चित होती थी, लेकिन जो दुश्मन सेना है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचाई जाती थी। इस प्रकार से जो युद्ध लड़े जाते थे उनको साका कहा जाता था, यानी साके के अंदर जोहर और केसरिया दोनों चीजें होती थी। अब बात करते हैं जैसलमेर के किले में जो साके हुए थे उनके बारे में। वैसे जैसलमेर के किले में 3 साके हुए थे, लेकिन जो अंतिम वाला साका था जो 1550 ईस्वी में हुआ था उसमें जोहर नहीं हो पाया था, इसलिए इस साके को आधा साका बोला जाता है। तो पहले 2 वाले मिला करके और जो आखिरी वाला था जो आधा हुआ था, इन दोनों को मिला करके जैसलमेर में कहा जाता है कि 2.5 साके हुए थे। तो एक एक करके अपन इन तीनों साकों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसलमेर के प्रथम साके की। ऐसा माना जाता है कि ये जो जैसलमेर का प्रथम साका है यह 1299 ईस्वी के आसपास हुआ था। जिस समय पे जैसलमेर के किले का घेराव किया गया दुश्मन सेना के द्वारा, उस समय जैसलमेर के जो शासक थे वो जैत सिंह भाटी थे। अब कौन से शासक ने जैसलमेर के किले का घेराव किया था उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो जब जैसलमेर के किले का घेराव किया गया था उस समय जैसलमेर के जो शासक थे वो जैत सिंह थे, जैत सिंह भाटी थे। लेकिन घेराव के दौरान, यानी जब ये घेरा चल रहा था उस समय पे जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो जैत सिंह की मृत्यु होने के बाद में जो जैसलमेर के शासक बनते हैं वो मूलराज बनते हैं, यानी मूलराज भाटी यहाँ के शासक बनते हैं। तो ये जो साका हुआ था उस समय पे जैसलमेर के जो शासक थे वो मूलराज भाटी थे। यानी अपन कह सकते हैं कि जैसलमेर का जो प्रथम साका होता है वो मूलराज भाटी के समय में होता है। देखिए, अब थोड़ा शुरू में चलते हैं।
देखिए उस समय पे जो दिल्ली का शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये एक बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है और सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके ये सोमनाथ मंदिर को लूटता है और वहां से निकल जाता है। जब उसकी सेना सोमनाथ मंदिर को लूट करके वापस आ रही होती है तो ये जैसलमेर के आसपास कहीं पे कैंप लगाते हैं और लूट का माल वहीं रखते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा घोड़े वगैरह हुआ करते थे तो उनको वहां पे रखते हैं और कैंप लगा के जो सेना है वो आराम कर रही होती है। इस बात की जो सूचना है वो जैसलमेर के भाटियों को लगती है। अब ये जो जैसलमेर के भाटी थे ये थोड़े अलग टाइप के थे, यानी ये लूट मार ज्यादा किया करते थे, यानी दुश्मन की सेना को ये लूट लिया करते थे और इनका जो राजस्व है, इनका जो राज्य है वो उन्हीं लूट के पैसों से चलता था। इन्हीं लूट के पैसों से वो जो इनके मंत्रीगण है या फिर इनकी सेना है इनको ये राजस्व दिया करते थे, इनको सैलरी वगैरह ये दिया करते थे। तो ये जो भाटी है ये लूटने में थोड़े उस्ताद टाइप के लोग थे। तो अलाउद्दीन की सेना ने जैसलमेर के आसपास कहीं पे कैंप लगा रखा था। इस बात की सूचना भाटियों को मिलती है। इन भाटियों में दो राजकुमार थे, एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम था तिलक सिंह। अब ये जो रतन सिंह और ये जो तिलक सिंह है ये रातों रात क्या करते हैं, अलाउद्दीन की जो सेना है जो रुकी हुई थी कैंप लगा के उस पर आक्रमण करते हैं और सारा लूट का माल और उनके घोड़े वगैरह लेके ये जैसलमेर चले आते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात के बारे में, इस लूट के बारे में पता चलता है तो वो जैसलमेर वाले भाटियों को मैसेज करते हैं या फिर संदेश भिजवाते हैं कि वो उनका जो लूट का माल है और जो घोड़े हैं वो वापस दे दे। ये जो जैसलमेर वाले भाटी हैं ये मना कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी उनको धमकी देता है कि मैं आक्रमण करूंगा। तो ये बोलते हैं हाँ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लड़ लेंगे। और ये लड़ने में थोड़े फार्जेंट ही हुआ करते थे, मतलब इनको डर वर तो लगता ही नहीं था युद्ध वगैरह से। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की जो चुनौती है वो स्वीकार कर लेते हैं युद्ध वाली। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो जैसलमेर का किला है उसकी घेराबंदी करता है। ये बात है लगभग 1298 ईस्वी के आसपास की। तो उस समय पे ये घेराबंदी करता है। इस घेराबंदी के दौरान जो जैसलमेर के जो शासक थे वो जैत सिंह भाटी थे। तो इस घेराबंदी के दौरान क्या होता है कि जैत सिंह भाटी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो मूलराज हैं वो शासक बनते हैं। ये जो घेरा है काफी टाइम तक ये घेरा चलता है। उसके बाद में जो किले का जो अनाज है वो राशन वगैरह समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पे साका किया जाए, यानी साके की प्रोसेस के अंतर्गत जो दो क्रियाएं होती हैं या फिर दो प्रक्रियाएं होती हैं वो की जाएंगी, यानी मैंने जिनके बारे में मैंने पहले बताया था, जौहर और केसरिया। तो मूलराज के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया किया जाता है और मूलराज की जो पत्नी होती है उनके नेतृत्व में यहाँ पे जौहर किया जाता है। इस युद्ध में, ये जो युद्ध होता है इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और यहाँ पे जैसलमेर के किले पे अधिकार स्थापित कर लेता है। ये जो जैसलमेर का किला है ये रेतीले स्थान पे बना हुआ है, रेगिस्तान में जो स्थान है रेगिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पे संसाधन वगैरह इतने थे नहीं और यहाँ पे शासन चलाना भी मुश्किल होता था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे अधिकार रखने के बाद में थोड़े दिन बाद में इस किले को छोड़ देता है, यानी फ्री कर देता है और उसके बाद ही वापस चले आते हैं। जब ये साका हुआ था तो लगभग सारे जो सैनिक थे या फिर सारे जो मंत्री वगैरह थे वो सारे वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन इनमें एक बच जाता है, उसका नाम होता है दुर्जन साल। ये जो दुर्जन साल है ये अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ से जाता है तो उसके बाद में वापस से जैसलमेर किले पे आधिपत्य स्थापित कर लेता है। उसके बाद इनका वही काम वापस से होता है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं या फिर मुस्लिम जो शासक हैं उनके सेनाओं को लूटना और लूट के वो धन है वो अपने राज्य में लेके आना। तो बहुत सारे जो मुस्लिम शासक थे वो इन भाटियों से परेशान हो चुके थे। अब ये जो सारे मुस्लिम शासक हैं ये जैसलमेर वाले भाटियों की लूटमार से परेशान हो चुके थे। तो ये वापस से दिल्ली के शासक के पास जाते हैं। उस समय पे दिल्ली पे शासन कर रहा होता है फिरोज तुगलक। जब फिरोज तुगलक के पास दुर्जन साल की शिकायतें आती हैं, लूटमार वाली शिकायतें आती हैं, तो ये फिरोज तुगलक है ये आक्रमण करता है जैसलमेर के किले पे। जैसलमेर के किले पे आक्रमण करता है। जब फिरोज तुगलक जैसलमेर के किले पे आक्रमण करता है तो ये साल होता है लगभग 1352 ईस्वी के आसपास का, यानी प्रथम जो साका हुआ था उस साके के लगभग 51-52 साल के बाद की बात है। तो इस समय पे जो फिरोज तुगलक है जैसलमेर के किले पे आक्रमण करता है। तो इस बार भी क्या होता है कि साके का डिसीजन लिया जाता है। जब साके का डिसीजन होता है तो उस समय जो यहाँ का जो शासक होता है वो दुर्जन साल होता है। तो उसके नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया होता है और उनकी जो रानी होती है उनके नेतृत्व में यहाँ पे जौहर किया जाता है। तो इस प्रकार से जैसलमेर का जो दूसरा साका है यानी 1352 ईस्वी में जो दूसरा साका है वो संपन्न होता है। अब बात करते हैं जैसलमेर के किले में हुए तीसरे साके के बारे में। ये जो साका ही कंप्लीट नहीं हुआ था इसको आधा साका भी बोला जाता है। तो पहले वाले जो 2 साके हैं और इस आधे साके को मिला के कहा जाता है कि जैसलमेर के किले में कुल 2.5 साके हुए थे। इस बारे में अपन अभी बात करेंगे। जैसलमेर का जो तीसरा साका होता है वो लगभग 1550 ईस्वी के आसपास होता है। इस समय पे जैसलमेर के जो शासक थे वो थे राव लूणकरण भाटी। इनके शासनकाल के दौरान ये तीसरा साका होता है। देखिए जिस समय पे जैसलमेर पे लूणकरण भाटी शासन कर रहे होते हैं उसी समय पे क्या होता है कि जो कंधार है जो अभी अफगानिस्तान में पड़ता है वहां का कोई नवाब होता है आमिर अली। इस आमिर अली का अपने भाई के साथ विवाद हो जाता है शासक बनने को लेकर के। तो इस विवाद के बाद में जो आमिर अली है ये अपने भाई से हार जाता है और वहां से हार के ये जैसलमेर आता है और जो लूणकरण है उनसे ये शरण मांगता है। तो जो लूणकरण भाटी हैं वो इस आमिर अली को शरण दे देते हैं।
ये आमिर अली को शरण ही नहीं बल्कि इसको अपना धर्म का भाई बना लेते हैं, यानी ये आपस में पगड़ियां चेंज करते हैं। पहले जब धर्म का भाई बनाते थे तो उस कंडीशन में क्या होता था कि दोनों जो आपस में धर्म भाई बन रहे हैं वो आपस में पगड़ियां चेंज किया करते थे। पगड़ियां चेंज करने के बाद में ये आपस में धर्म भाई बन जाते थे। तो राव लूणकरण भाटी और जो ये कंधार का नवाब है जो वहां से भाग के आया था जिसका नाम आमिर अली, ये आपस में पगड़ियां चेंज करते हैं और आपस में धर्म के भाई बन जाते हैं। उसके बाद में जो ये आमिर अली है ये अपने परिवार के साथ यहाँ पे आया हुआ होता है और थोड़े बहुत सैनिक लेके भी यहाँ पे आया हुआ होता है और उनके साथ में आमिर अली जैसलमेर में रह रहा होता है। इसके बाद होता क्या है कि जो आमिर अली है ये एक बार राव लूणकरण को कहता है कि आपकी जो रानियां हैं और मेरी जो बेगमें हैं ये आपस में एक दूसरे को जानती नहीं है, तो क्यों ना इनकी आपस में जान पहचान करवा दी जाए। तो राव लूणकरण भाटी हैं इस बात से सहमत हो जाते हैं और उसको बताते हैं कि कुछ दिनों बाद में हमारे यहाँ पे फंक्शन है, इस फंक्शन में जैसलमेर के किले में कोई पुरुष नहीं रहेगा, वो सारे उस फंक्शन में चले जाएंगे, उस उत्सव में भाग लेने के लिए चले जाएंगे, तो महल में सिर्फ रानियां होंगी। उस समय पे आप अपनी बेगमों को यहाँ पे भेज दीजिए, वो आपस में मिल लेंगी। ये बात यहाँ पे फिक्स हो जाती है। जब आमिर अली वापस आता है तो उसके दिमाग में पता नहीं कहां से ये चीज आती है कि जैसलमेर के किले में कब्जा कर लिया जाए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आमिर अली है उसके दिमाग में विश्वासघात करने वाली बात आ जाती है। तो ये क्या करता है कि जब उत्सव में जैसलमेर के सारे पुरुष उस उत्सव में चले जाते हैं और महल में सिर्फ रानियां होती हैं, तो ये दिमाग लगाता है कि महल में जब सिर्फ रानियां होंगी उस समय पे बेगमों के भेष में कुछ सैनिक भेज दिए जाएंगे। तो ये आमिर अली क्या करता है, बेगमों के जगह पे कुछ सैनिक भेज देता है पालकियों में बिठा करके। पहले क्या होता था कि जब भी रानियां वगैरह या फिर बेगमें वगैरह जाती थी तो पैदल नहीं जाती थी या फिर गाड़ियों वगैरह में नहीं जाती थी, वो पालकियों में जाती थी। तो इन पालकियों में वो बेगमों को ना बिठा करके वो सैनिक बिठा देता है और उनको रवाना कर देता है जैसलमेर के किले की तरफ। जब ये पालकियां हैं ये जैसलमेर के किले पे पहुंचती हैं, गेट पे पहुंचती हैं, दरवाजे पे पहुंचती हैं, तो जो वहां पे द्वारपाल होता है उसको ये डाउट हो जाता है कि अंदर जो पालकियों में बेगमें बैठी हैं वो वास्तव में बेगमें है ही नहीं, बेगमों के स्थान पे कुछ सैनिक वहां पे बैठे हुए हैं। तो वो सतर्क हो जाता है और वहीं पे वो युद्ध लड़ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उस समय पे जैसलमेर किले में ज्यादा सैनिक थे नहीं, तो जो जितने बचे हुए सैनिक थे वो सारे इन आमिर अली के जो बेगमें हैं या फिर मैं ये कहूँ कि बेगमों के भेष में जो सैनिक आए थे उनसे युद्ध लड़ने लग जाते हैं। इस बार क्या होता है कि जो हार होती है वो निश्चित हो जाती है भाटियों में, क्योंकि किले में सैनिक थे नहीं ज्यादा। तो वहां पे किले के अंदर जो रानियां थी उनको जोहर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि जोहर करना ऐसा नहीं होता था कि डायरेक्ट अग्नि जलाई और उसमें कूद गया फिर आत्मदाह कर लिया। उससे पहले जोहर से पहले पूरा अनुष्ठान होता था, इसका पूरा विधि विधान से जोहर किया जाता था। तो ज्यादा समय था नहीं, क्योंकि जो दुश्मन की जो सेना है वो किले के अंदर आ चुकी थी, तो जोहर करने का उन रानियों को समय नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में तो ये जो रानियां हैं किले में बचे कुछ जो सैनिक थे उनको बोलती हैं कि दुश्मन के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि जोहर कर लिया जाए, क्योंकि जोहर के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है। तो आप एक काम कीजिए, हमें अपनी तलवारों से काट दीजिए। तो इस प्रकार से क्या है कि जो रानियां हैं उनको उन्हीं के सैनिकों द्वारा धारा स्नान या फिर रक्त स्नान करवाया जाता है और इस प्रकार से जो रानियां हैं वो वीरगति को प्राप्त होती हैं। उसके बाद में जो वीर योद्धा होते हैं वह युद्ध लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी उसमें जोहर नहीं हो सका, केवल केसरिया ही हो सका, यानी जो वहां के जो वीर योद्धा थे वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन जो रानियां हैं वो जोहर नहीं कर पाई बल्कि धारा स्नान वो कर सकी। इस कारण से जो जैसलमेर का जो साका है इसको आधा साका बोला जाता है और जैसलमेर के जो जितने भी साके हैं उनको मिला करके 2.5 साका बोला जाता है। इसके बाद में होता क्या है कि चूंकि आमिर अली थोड़े गिने चुने सैनिक लेके आया था, तो वापस से जो राव लूणकरण की जो सेना है वो वापस से उत्सव से वापस आई और उनको जो आमिर अली के जो सैनिक थे और आमिर अली को मार करके वापस से इस किले पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो जैसलमेर के जो 2.5 साके हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में जो अपनी ये यात्रा ये यहीं समाप्त होती है। आगे की यात्रा में जैसलमेर में जो हवेलियां स्थित हैं, सुंदर सुंदर हवेलियां स्थित हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।